Wishing all the participants of this webinar a very good afternoon from DTRTI Lucknow. Today is 24th of June 2020 and we are dealing with 80G section of chapter 6A. So to begin with, a little bit of revision of section 80G. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सारी टोटल इनकम्स को जोड़ा जाता है और उससे बनती है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम वो इनकम है जो कि इस चैप्टर के यानी चैप्टर 6A के डिडक्शंस को देने से पहले आती है। और जब हम चैप्टर 6A के डिडक्शंस अप्लाई कर देते हैं उसके बाद जो हमको मिलता है दैट इज टोटल इनकम। 80G भी एक ऐसा सेक्शन है जो कि कुछ फंड्स या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को जब डोनेशन दिए जाते हैं तो उनको एनकरेज करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में 80G सेक्शन है। तो एक डिडक्शन दिया जाता है ग्रॉस टोटल इनकम में से। टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी एक डिडक्शन दिया जाएगा इस सेक्शन के प्रावधानों के अधीन, इस सेक्शन के प्रावधानों के अनुसार। और 80G 1.1 में कहा गया है कि 80G 1.1 और 1.2 में ये बताया गया है कि किस तरह से ये या कितना डिडक्शन दिया जाएगा। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि वो राशियां जोड़ी जाएंगी इन केस वेयर द एग्रीगेट ऑफ द सम्स स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2 इंक्लूड्स एनी सम्स ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन दो सब क्लॉजेज। ऐसे वो सब क्लॉजेज हैं जो कि सब क्लॉज 1, उसके बाद सब क्लॉज 3 से रिलेटेड है। 3A, 3AA, 3AB, 3B, 3 चल रहा है, 3HM तक जितने भी सब क्लॉजेज हैं सबसेक्शन 2 के, उन सारे सब क्लॉजेज में जो भी राशियां लिखी हुई हैं उन राशियों को जोड़ा जाएगा, या फिर क्लॉज ए के जो सब क्लॉज 7 है उसकी राशि को जोड़ा जाएगा, और या फिर क्लॉज सी या क्लॉज डी में जो राशि मेंशन्ड है उसको भी जोड़ा जाएगा। और उस पूरी राशि को एन अमाउंट इक्वल टू द होल ऑफ द सम और एज द केस में बी द सम्स ऑफ सच नेचर प्लस 50% ऑफ द बैलेंस ऑफ सच एग्रीगेट। ये जो डिडक्शन दिया जा रहा है, एंड इन एनी अदर केस एन अमाउंट ऑफ 50% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द सम्स स्पेसिफाइड इन द सबसेक्शन 2। अगर आप ध्यान से देखें कौन सी राशियां हैं जिनको पूरी तरह से जिनका डिडक्शन दिया जा रहा है। पूरी तरह से डिडक्शन देने का मतलब क्या है, यानी कि उतनी इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, बिना टैक्स की हुई इनकम जो है आप किसी और को दे रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट फंड्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं। और जहां 50% डिडक्शन दिया जा रहा है वहां पर आप कुछ हद तक उस पर टैक्स दे रहे हैं, यानी 50% तक उस पर टैक्स दे रहे हैं, और टैक्स देने के बाद उतनी ही राशि जो है आप किसी और को दे रहे हैं, यानी टैक्स दे के राशि दे रहे हैं, जबकि पूरा टैक्स नहीं दे रहे, आप कम टैक्स दे रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के पास फंड्स हैं और सरकार उनको फंड्स को चाहती है चैरिटेबल पर्पस के लिए वो जाएं। तो सबसेक्शन 2 में जो सबसे पहला सेक्शन है ए, तो ए में कौन कौन सी चीज़ें हैं। ए में 1 का मतलब नेशनल डिफेंस फंड, और उसके बाद 2 उसमें नहीं आ रहा है जो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड है, लेकिन 3 ऑनवर्ड्स 3A, 3AA ये सारे के सारे जो 3 के अंतर्गत आ रहे हैं। और इसमें आप देख सकते हैं पीएम केयर फंड भी है जो कोविड में यूज हो रहा है यहाँ पे। इन सारे फंड्स में कंट्रीब्यूशन करने पे पूरी जो राशि है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है
जितनी राशि इनको डोनेशन के रूप में दी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट फंड्स हैं। खास तौर पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा यूनिवर्सिटी और एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस। ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस का हो, राष्ट्रीय एक उच्च स्तर का हो, जिसको कि अप्रूव किया गया है प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी के द्वारा इस पर्पस के लिए। यानी अप्रूव्ड जो यूनिवर्सिटी है या अप्रूव्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि नेशनल एमिनेंस का इंस्टीट्यूशन होगा, उसको कोई फंड दिया जाता है, तो टोटली दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। उसके बाद एक और जो ध्यान दिलाने वाली चीज है, जिला साक्षरता समिति। जिला साक्षरता समिति जिसमें कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कंस्टिट्यूट होती है और उसके जो कलेक्टर के चेयरमैनशिप में होती है। प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए गाँव में और शहरों में, और जो शहर है वो इस तरह से डिफाइन किया गया है कि जहाँ की पॉपुलेशन पिछले सेंसस में, लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस, पिछले सेंसस में जिसके फिगर्स को पब्लिश कर दिया गया है प्रीवियस ईयर के पहले दिन, और उसकी पॉपुलेशन अगर 1 लाख से ज़्यादा नहीं थी। यानी कि यहाँ छोटे कस्बों की बात हो रही है, छोटे गाँव की बात हो रही है, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए जिला साक्षरता समिति होती है जो कि कलेक्टर की चेयरमैनशिप में होती है। उसको जो भी फंड दिया जा रहा है वो भी होगा, यानी 100% रिडक्शन उस पर मिलेगा। इस प्रकार से 11 HM तक आप जा सकते हैं। 11 HM का मतलब 3 HM तक जा सकते हैं। 3 के अंतर्गत जितने भी हैं, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, क्लीन गंगा फंड, स्वच्छ भारत कोष, नेशनल ट्रस्ट फॉर ऑटिज्म, सेरिब्रल पॉल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, कल्चरल फंड, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड, आंध्र प्रदेश जो साइक्लोन आया तो साइक्लोन रिलीफ फंड, आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड, आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो वेलफेयर फंड्स हैं। अगर आप भारतीय सैनिकों, भारतीय जो डिफेंस में काम कर रहे हैं उनके बेनिफिट के लिए फंड देना चाहते हैं तो दैट विल आल्सो बी exempt. You don't have to pay any tax on that. और इसी तरह से राजीव गांधी फाउंडेशन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, नेशनल चिल्ड्रंस फंड, अफ्रीका फंड, प्राइम मिनिस्टर आर्मेनिया अर्थक्वेक फंड, तो इस प्रकार से, और प्राइम मिनिस्टर का ड्राउट रिलीफ फंड, ये सब फंड्स हैं जिसमें पैसा इन्वेस्ट डालने से, डिपॉजिट करने से 100% रिडक्शन उसमें मिल रहा है। Any sums paid by the SSE in the previous year as donations, अगर SSE कोई डोनेशन के रूप में देता है किसी टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च को, नोटिफाइड होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि वो ऐतिहासिक या वास्तविक इम्पोर्टेंस का है, आर्टिस्टिक इम्पोर्टेंस का है, इस तरह से ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड है वो, और वो पब्लिक वर्शिप की प्लेस है जो कि किसी भी राज्य में मौजूद हो सकती है, और अच्छे रिनाउन का मतलब है वो का जाना माना मंदिर है जो भी है, तो चर्च है, एनीथिंग, एनी अदर प्लेस जो वर्शिप की जगह है और जो नोटिफाइड है, उसमें पैसा डिपॉजिट करने से, ये जो बी है इसमें 50% का डोनेशन मिलता है। और सी और डी, बी यहाँ पे देख सकते हैं आप ऊपर कि बी यहाँ पे लिस्टेड नहीं 100% रिडक्शन में, सी और डी डेफिनेटली हैं। तो सी जो है दैट इज एनी सम पेड बाय एन एसएससी बीइंग अ कंपनी। कोई कंपनी अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कोई डोनेशन देती है और उसमें भी प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस हैं और नोटिफिकेशन किया जाता है, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन को दिया जा रहा है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अलावा भी, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए है और जो स्पॉन्सरशिप करती है स्पोर्ट्स या गेम्स की, तो गेम्स
बढ़ावा देने के लिए जो गेम्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उसको जो भी फंड दिया जा रहा है दैट इज ऑल्सो 100% एग्जेम्प्ट। और उसका गुजरात अर्थ फंड है। एक और की तरफ मैं जो ध्यान देना चाहूँगा आपका, ये यहाँ पे है एनी अदर फंड और एनी इंस्टीट्यूशन टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज। एनी अदर फंड में आगे इसका एक्सप्लेनेशन आएगा कौन से फंड इंक्लूडेड हैं, लेकिन ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस इसमें शामिल हैं। ये पास जाओगे हो करके। और कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कि इसलिए कॉन्स्टिट्यूट की गई है जिससे कि हाउसिंग अकोमोडेशन या सिटीज के डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद हम आते हैं 4 पे। 4 में कहा जा रहा है जहां पर एग्रीगेट जो सम्स हैं, जो 4, 5, 6 से वगैरह में जो भी रेफर्ड हैं और क्लॉज बी और सी में रेफर्ड हैं सबसेक्शन 2 के, अगर की राशि 10% से ज़्यादा हो जाती है ग्रॉस टोटल इनकम के, और ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको रिड्यूस करना पड़ेगा जो भी इनकम टैक्स था किसी भी प्रोविजन में या नॉट चार्जेबल भी, और वो राशि भी डिडक्ट करनी पड़ेगी जो कि जिस रिस्पेक्ट में असेसी इंटाइटल्ड है डिडक्शन के इस चैप्टर के अंतर्गत, यानी कि जो चैप्टर 6 ए में जो भी डिडक्शंस हैं वो माइनस करने के बाद, और ऐसे माइनस करने के बाद जिस पे इनकम टैक्स पेबल नहीं है, जो राशि आती है वो ग्रॉस टोटल इनकम मानी जाएगी। और उसका अगर 10% से एक्सीड हो रहा है एग्रीगेट अमाउंट प्रावधानों के अंतर्गत जो यहाँ मेंशन्ड है 4, 5, 6, 6A and 7 of clause A and clause B and C, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा दैट वुड बी इग्नोर्ड। अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द 10% of that gross total income shall be ignored for the purpose of computing the aggregate of the sums in respect of which deduction is to be allowed। कुल एग्रीगेट कितनी राशि है जिस पे डिडक्शन अलाउ होना है, ये कैलकुलेट करने के लिए जो 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम से ऊपर की राशि है उसको इग्नोर करना है। तो कहने का मतलब ये कि ये जो अपनी ग्रॉस टोटल इनकम के 10% से ऊपर कोई राशि अगर कोई इस तरह से इन्वेस्ट करता है तो उसको कोई भी डिडक्शन उस राशि पे नहीं मिलता। और उसके बाद सबसेक्शन 5 है। सबसेक्शन 5 ये कहता है कि जहां तक कि 2A4 की बात हो रही है, दिस सेक्शन अप्लाइज टू डोनेशंस टू एनी इंस्टीट्यूशन और फंड रेफर्ड टू इन सब क्लॉज 4। सब क्लॉज 4 में आपने लिखा था एनी अदर फंड टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज। तो एनी अदर फंड में ये आता है कि जो डोनेशन ऐसे इंस्टीट्यूशन फंड को दिए जाते हैं जो चैरिटेबल पर्पस के लिए एस्टैब्लिश्ड है। तो 80G में बहुत बड़ा एक 80G का पार्ट है जिसमें कि जो चैरिटेबल पर्पस के लिए जो इंस्टीट्यूशंस या फंड एस्टैब्लिश किए गए हैं और अगर वो निम्नलिखित कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, उस केस में ये डिडक्शन अलाउ होगा। तो यहाँ पे खास बात यह है कि ये कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन या फंड हो सकता है, एंड वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि उसमें उसका जो कंडीशंस हैं कौन सी अप्लाई होंगी। तो कंडीशंस के लिए लिखा है कि वो इंस्टीट्यूशन या फंड जो अपनी इनकम को डिराइव कर रहा है, ऐसी इनकम को डिराइव कर रहा है जो कि टोटल इनकम में शामिल नहीं की जाती, वुड नॉट बी लायबल टू इंक्लूजन इन इट्स टोटल इनकम। क्यों शामिल नहीं की जाती टोटल इनकम में? क्योंकि सेक्शन 11 और 12 के प्रावधानों के अनुसार या फिर सेक्शन 10 के 23AA और 23C के प्रावधान के अनुसार अगर उसकी इनकम को टोटल इनकम में शामिल नहीं किया जाता, ऐसी इनकम वो डिराइव कर रहा है, तब वो 80G के 2A4 के अंतर्गत आएगा, बशर्ते
that where an institution or fund derives an income being profits and gains of business. अगर वो फंड या इंस्टीट्यूशन कोई बिजनेस कर रहा है और प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस उससे डिराइव कर रहा है, तो जो शर्तें, जो कंडीशंस यहाँ रखी जा रही हैं कि ऐसी इनकम लायबल नहीं होगी इनकम में इंक्लूड करने के सेक्शन 11 के अनुसार, ये जो कंडीशन है ये अप्लाई नहीं करेगी ऐसी इनकम के रिस्पेक्ट में। अगर यानी कि कोई चैरिटेबल है और वो बिजनेस कर रहा है और हमने कंडीशन रखी है कि उसकी इनकम जो है वो सेक्शन 11 के तहत टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि वो उसकी ऐसी कोई इनकम है जो सेक्शन 11 के अनुसार भी प्रतिबंधित नहीं है और इंक्लूड हो जाती है टोटल इनकम में, तो उसके लिए भी एक एक्सेप्शन 80G में भी कार्व आउट किया गया है कि ये जो कंडीशन है कि उसकी इनकम को टोटल इनकम में शामिल नहीं होना चाहिए सेक्शन 11 के प्रावधानों के अनुसार, तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं करेगी, क्योंकि जैसे ही वो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस कमाने लगता है, सेक्शन 11 में लिखा है कि वो प्रॉफिट्स एंड गेन्स जो है अगर इंसिडेंटल नहीं है उसके चैरिटेबल एक्टिविटी के, तो वो ऐड हो जाएगा उसको टोटल इनकम में। कुछ देर के लिए सोचिए कि मान लीजिए इंसिडेंटल नहीं है, तो सेक्शन 80G भी यहाँ पर एक एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रहा है कि यदि वो फंड बिजनेस की बुक्स जो है अलग मेंटेन करता है, द इंस्टीट्यूट और फंड्स मेंटेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बिजनेस, और जो डोनेशन इंस्टीट्यूशन को किए गए हैं या उस फंड को किए गए हैं उसका इस्तेमाल वो ऐसे बिजनेस के लिए नहीं कर रहे, यानी बिजनेस के लिए वो डोनेशंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और तीसरा जो शर्त है कि जो इंस्टीट्यूशन या फंड है उस व्यक्ति को जो डोनेशन कर रहा है उसको एक सर्टिफिकेट देगा टू द इफेक्ट यानी उसमें ये लिखा होगा, उसका असर ये होगा कि उसमें ये लिखा होगा सर्टिफिकेट में कि वो अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है ऐसे बिजनेस के लिए, और जो भी डोनेशन वो रिसीव करता है उसका इस्तेमाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो अपने उस बिजनेस के लिए नहीं करेगा। ये बात सर्टिफिकेट में भी मेंशन्ड होगी। तो इन तीनों कंडीशंस का अगर वो अनुपालन करता है फंड या इंस्टीट्यूशन, तो बिजनेस भी कर रहा है, तो भी 80G में उसको अप्रूवल मिल जाएगा। द इंस्ट्रूमेंट अंडर विच द इंस्टीट्यूशन ऑफ फंड इज कॉन्स्टिट्यूटेड, हम लोग इस बात पे हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस को अप्लाई करके ही 2A4 का अप्रूवल मिल सकता है या 2A4 अप्लाई कर सकता है ऐसे इंस्टीट्यूशंस या फंड पे जिनको डोनेशन मिल रहा है। दूसरी कंडीशन ये है, ये पहली कंडीशन थी कि जहां वो इनकम वो वाली डिराइव कर रहा है जो कि टोटल इनकम में शामिल नहीं होती है सेक्शन 11 या 12 में या सेक्शन 10, 23 AA या 23C में। दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये है द इंस्ट्रूमेंट अंडर विच द इंस्टीट्यूट ऑफ द फंड इज कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी जिस कागज पत्तर के तहत वो इंस्टीट्यूशन या फंड बनाया गया था, जिस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत उसकी रजिस्ट्री की गई थी, जो भी डीड थी जिसके तहत उसको बनाया गया था, और द रूल्स गवर्निंग द इंस्टीट्यूशन या उस इंस्टीट्यूशन को गवर्न करने वाले जो रूल्स हैं, डू नॉट कंटेन एनी प्रोविजन, उनमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है फॉर द ट्रांसफर और एप्लीकेशन एट एनी टाइम ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम और एसेट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन और फंड, कि उस इंस्टीट्यूशन या फंड के कोई भी इनकम या एसेट्स जो हैं उनका या तो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या उनको अप्लाई कर दिया जाएगा, उनका इस्तेमाल कर लिया जाएगा फॉर एनी पर्पज़ अदर देन ए चैरिटेबल पर्पज़, किसी ऐसे पर्पज़ के लिए जो कि चैरिटेबल नहीं है। ऐसा प्रावधान उसके इंस्ट्रूमेंट में नहीं है जिससे वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, या उनके रूल्स में भी नहीं है जो गवर्न करते हैं उस इंस्टीट्यूशन या फंड को। तो ये भी एक शर्त है कि असेसिंग ऑफिसर के लिए ज़रूरी है कि वो देखना कि वो उनके जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस इंस्टीट्यूशन से वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, या और जो भी रूल्स हैं
साथ में वो भी मंगा के देखने जरूरी हैं। केवल इंस्ट्रूमेंट ही इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ रूल्स जो है वो दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या उनमें कोई ऐसा प्रावधान है कि इसके जो इंस्टीट्यूशन या फंड के जो एसेट्स या इनकम है उसका इस्तेमाल कहीं और कर लिया जाएगा चैरिटेबल पर्पस के अलावा? तीसरा जो कंडीशन है वो ये है कि द इंस्टीट्यूशन और फंड इज नॉट एक्सप्रेस टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी और कास्ट। और ये बात सेक्शन 11 में भी है कि वो इंस्टीट्यूशन या वो फंड इज नॉट एक्सप्रेस टू बी, यानी वो कहीं एक्सप्रेस ये बात नहीं की गई, कहीं अभिव्यक्त ये बात नहीं की गई है कि वो किसी खास एक रिलीजियस कम्युनिटी, रिलीजियस समुदाय के लिए है, धार्मिक समुदाय, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस धार्मिक समुदाय के लिए है, या एक पर्टिकुलर एक खास कास्ट के लिए है, ऐसा एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए। उसके अलावा द इंस्टीट्यूशन और द फंड मेंटेन्स रेगुलर अकाउंट्स ऑफ इट्स रिसीट्स एंड, अपने रिसीट्स और एक्सपेंडिचर के वो रेगुलर अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है। और इसके बाद क्लॉज 5 में कहा गया है कि द इंस्टीट्यूशन और द फंड इज आइदर कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, या तो उस इंस्टीट्यूशन या फंड को एक पब्लिक चैरिटेबल यानी जनता चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, बनाया गया है, या जो कि पर्टिकुलर जो एक्ट होगा उससे रिलेटेड उसके अंतर्गत बनाया गया होगा, या फिर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में वो रजिस्टर होना चाहिए, या वो किसी और लॉ के तहत रजिस्टर होना चाहिए, यानी बिना रजिस्ट्रेशन का नहीं होना चाहिए जो भी लॉ फोर्स में थी, या फिर कम से कम वो एक कंपनी हो जो कि पब्लिक कंपनी हो, जो सेक्शन 25 में कंपनीज एक्ट के बनती है, या फिर कोई वो यूनिवर्सिटी हो जो कि लॉ के द्वारा स्थापित की गई है, या वो कोई और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो जिसको सरकार से मान्यता प्राप्त है, या ये किसी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है जो कि लॉ के तहत बनाई गई है, या वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो यानी जुड़ा हुआ हो जो कि लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश्ड है, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि होली या पार्टली भी सरकार या किसी लोकल अथॉरिटी के द्वारा फाइनेंस किया जा रहा हो, इनमें से कुछ होना जरूरी है। और छठा जो कंडीशन है वो ये है कि इन रिलेशन टू डोनेशन जो कि 31 मार्च 1992 के बाद किए जा रहे हैं, तो ये जो इंस्टीट्यूशन या फंड है इसका अप्रूवल प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के द्वारा कर दिया गया। और ये जो अप्रूवल की बात आ रही है प्रिंसिपल कमिश्नर के, ये अभी 2020 के एक्ट से लागू हुआ है, थोड़ा सा चेंज किया गया है यहाँ पे। पहले यहाँ पे था अप्रूव्ड बाय कमिश्नर इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, और अब ये रूल्स शब्द हटा दिया गया है, अप्रूव बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, क्योंकि रूल्स में जो भी बात लिखी जा सकती थी वो ऑलरेडी इस सेक्शन में ही शामिल कर दी गई है, इसलिए अलग से रूल बनाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। नाउ पार्ट 7 जो है क्लॉज 7 वो कहता है, एक और कंडीशन है नेक्स्ट कंडीशन, और वो कंडीशन ये कहती है कि जहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशन या फंड अप्रूव कर दिया गया रहा था क्लॉज 6 से फॉर द प्रीवियस ईयर बिगिनिंग ऑन द 1st of April 2007, और शायद ये यहाँ पे फर्स्ट डे अप्रैल 2007 के बिगिनिंग से और 2008 तक, यानी 2007-8 वाले प्रीवियस ईयर में जिसका अप्रूवल हो गया था, एंड such institution or fund shall for the purpose of this section and notwithstanding anything contained in the proviso to 15 be deemed to have been established for charitable purpose। तो जिसको अप्रूवल दे दिया गया था उस दौरान उसके लिए मान लिया जाएगा कि वो चैरिटेबल पर्पस के लिए एस्टैब्लिश किया गया है 2008-9 में, और क्लास 6 के लिए वो अप्रूव कर दिया गया था 8-9 प्रीवियस ईयर के लिए। यदि उसका अप्रूवल 7 और 8 के बीच में किया गया है तो ये उस पर्टिकुलर टाइम पे जो अप्रूवल्स हुए थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है। और उसके बाद अगली जो कंडीशन है 8 और 9, 8 और 9 ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, इनको हमको बहुत ध्यानपूर्वक समझना है।
ये जो नई कंडीशंस 80G में लाई गई हैं, ये 1/6/2020 से लाया गया, यानी अभी हाल में ही ये एप्लीकेबल हुआ है। और ये कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन ये कहती है कि जो इंस्टीट्यूशन या फंड है वो एक स्टेटमेंट बनाएगा ऐसे पीरियड के लिए जो कि प्रेस्क्राइब्ड होगा, यानी उसके लिए रूल बनेगा, एंड वो डिलीवर कर देगा उसको या करवा देगा प्रेस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी को या किसी ऑथराइज पर्सन को जो अथॉरिटी के द्वारा ऑथराइज्ड है, ऐसा स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट प्रेस्क्राइब फॉर्म में होगा और ये वेरीफाइड होगा प्रेस्क्राइब मैनर में, और वो पर्टिकुलर्स भी उसमें वो मेंशन होंगे जो प्रेस्क्राइब्ड होंगे, और वो प्रेस्क्राइब टाइम में फाइल किया जाएगा। और यहाँ पे मतलब स्टेटमेंट फाइल करना है उस इंस्टीट्यूशन या फंड को, provided that the institution or fund may also deliver to the said prescribed authority or a correction statement. तो जो मुझे समझ में आ रहा है, तो बट वील हैव अ लुक एट द स्टेटमेंट ऑल्सो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किससे उनको डोनेशन मिल रहा है उसका स्टेटमेंट होना चाहिए। और वो करेक्शन स्टेटमेंट का भी प्रावधान है कि अगर वो गलत हो जाता है स्टेटमेंट तो उसको करेक्ट भी किया जा सकता है, वो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में करना पड़ेगा। और 9 नंबर जो कंडीशन है वो ये कहती है कि वो जो इंस्टीट्यूशन या फंड है वो डोनर को एक सर्टिफिकेट में वो उसके डोनेशन का अमाउंट स्पेसिफाई किया जाएगा, और वो डोनेशन का अमाउंट ऐसे मैनर में किया जाएगा स्पेसिफाई, और उसमें ऐसे पर्टिकुलर्स लिखे होंगे और उतने टाइम में दिया जाएगा रिसीट से, डोनेशन की डेट की, डोनेशन के रिसीट की डेट से एक ऐसे इतने समय के अंतर्गत दिया जाएगा जो कि प्रेस्क्राइब्ड हो। और बशर्ते कि इंस्टीट्यूशन या फंड जो है वो एक एप्लीकेशन करेगा प्रिस्क्राइब फॉर्म में, प्रिस्क्राइब फॉर्म में एप्लीकेशन करेगा और प्रिस्क्राइब मैनर में एप्लीकेशन करेगा टू द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर फॉर ग्रांट ऑफ अप्रूवल। तो वो अप्रूवल को देने के लिए एक एप्लीकेशन करेगा, ये बशर्ते जो बात आ रही है प्रोवाइडेड, ये इस पर्टिकुलर इस पूरे जो हम जो पढ़ रहे हैं, मतलब जो हमारा सब सेक्शन 5 है 80G5, उसके तहत जो कंडीशंस मेंशन्ड है उस कंडीशंस में के लिए ये प्रोवाइजो है। वी मस्ट अंडरस्टैंड 80G5 का ये प्रोवाइजो है। और इस प्रोवाइजो में क्या कहा जा रहा है? प्रोवाइडेड दैट द इंस्टीट्यूशन और फंड रेफर टू इन क्लॉज 6 शैल मेक एन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। वो एप्लीकेशन करेगा, प्रिस्क्राइब फॉर्म में करेगा, प्रिस्क्राइब मैनर में करेगा, और इसको प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को करेगा वो एप्लीकेशन, और उसमें वो एप्लीकेशन होगी फॉर ग्रांट ऑफ अप्रूवल। तो 80G5 के तहत ये अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन करेंगे वो, वेयर द इंस्टीट्यूशन और फंड इज अप्रूव्ड अंडर क्लॉज 6, जहां पर वो इंस्टीट्यूशन या फंड क्लॉज 6 में अप्रूव था, एज इट स्टूड इमीडिएटली बिफोर द अमेंडमेंट बाय द फाइनेंस एक्ट 2020। मतलब इस साल के फाइनेंस एक्ट के द्वारा जो अमेंडमेंट किया गया है उसके पहले अगर वो पहले से ही अप्रूव था तो ये एप्लीकेशन वो करेगा विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच दिस प्रोवाइजो हैज कम इनटू फोर्स। और ये प्रोवाइजो अब फोर्स में आ रहा है 1/6/2020 से, इसलिए उसके 3 महीने के अंदर उसको वो एप्लीकेशन करनी है। 1 सितंबर से पहले जितने भी इस तरह के फंड हैं जो क्लॉज 6 में अप्रूव्ड हैं उन सबको वो एप्लीकेशन करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे ये तो ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं तो इनको एप्लीकेशन क्यों करना पड़ रहा है? देखिए आजकल बहुत सारे ऐसे फर्जी भी आ गए हैं इंस्टीट्यूशंस जो कि लोगों को बताते हैं कि हम रजिस्टर्ड हैं या हम अप्रूव्ड हैं, या अप्रूव नहीं होते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा डिजिटल करने के लिए, ऑनलाइन करने के लिए ये सही है कि जो पुराने फंड अप्रूव्ड हैं वो भी एक एप्लीकेशन करें और उसमें एक अप्रूवल उनको दिया जाए, तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे आ जाएंगी प्रॉपर तरीके से। और उसके बाद क्या होगा कि कोई भी फंड कोई ये नहीं कह पाएगा कि हम अप्रूव्ड हैं, क्योंकि कोई भी देख सकता है कि कौन सा फंड अप्रूव्ड है।
उसके बाद नंबर 2 है where the institution of fund is approved and the period of such approval is due to expire. अगर वो अप्रूव्ड है लेकिन ये अप्रूवल खत्म होने वाला है तो ये एप्लीकेशन वो करेगा 6 months प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ द सच पीरियड. अगर फंड को पता है कि मेरा अप्रूवल एक्सपायर होने वाला है तो एक्सपायरी से 6 महीने पहले इस एप्लीकेशन को करेगा वो. और वेयर द इंस्टीट्यूशन ऑफ फंड हैज बीन प्रोविजनली अप्रूव्ड, अगर वो फाइनली अप्रूव नहीं है, केवल प्रोविजनली अप्रूव किया गया है, सब्जेक्ट टू कंडीशन प्रोविजनली अप्रूव कर दिया गया है, या सब्जेक्ट टू इंक्वायरी प्रोविजनली अप्रूव कर दिया गया है, तो अगर प्रोविजनली अप्रूव्ड है तो एटलीस्ट 6 months प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ द प्रोविजनल अप्रूवल और विद इन कमेंसमेंट ऑफ द एक्टिविटीज, जब भी किसी फंड की एक्टिविटीज कमेंस होती और कमेंसमेंट के बाद उसने प्रोविजनल अप्रूवल ले लिया तो 6 महीने के अंतर्गत उसको ये एप्लीकेशन इस प्रावधान के तहत करनी पड़ेगी. एंड इन एनी अदर केस एटलीस्ट 1 month प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर. और किसी और केस में जो कि ऊपर के 3 केसेस में नहीं लाई करता, कम से कम 1 महीने पहले, कमेंसमेंट से 1 महीने पहले प्रीवियस ईयर के, जो कि रेलिवेंट है असेसमेंट ईयर के लिए, उसके प्रीवियस ईयर के कमेंसमेंट से 1 महीने पहले उसको एप्लीकेशन करना होगा जिस प्रीवियस ईयर के लिए वो अप्रूवल सीक कर रहा है, फॉर विच द सेड अप्रूवल इज सॉट. और इसमें एक और भी प्रोवाइजो है. प्रोवाइजो एक और ये है कि जो पीसीआईटी या सीआईटी हैं, जब उनको एप्लीकेशन प्राप्त होगी, जो कि फर्स्ट प्रोवाइजो के तहत की गई है, यानी इसके पहले ये जो एप्लीकेशन की बात की जा रही, फर्स्ट प्रोवाइजो ये है प्रोवाइडेड. तो जो एप्लीकेशन की गई है जहाँ पर एप्लीकेशन वो क्लॉज 1 में की गई है, क्लॉज 1 में जहाँ पे अप्रूवल ऑलरेडी मिला हुआ था, तो पीसीआईटी ऑर्डर पास करेंगे राइटिंग में उसको अप्रूवल देते हुए, ग्रांटिंग इट अप्रूवल 5 साल के लिए फॉर द पीरियड ऑफ 5 years. और जहाँ एप्लीकेशन 2 या 3 में की गई है तो दे शैल कॉल फॉर सच डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट, वो उससे डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन मंगाएंगे या इंक्वायरी करेंगे जैसा वो ज़रूरी समझते हैं, अपने आप को इस सेटिस्फाई करने के लिए कि उनकी एक्टिविटीज़ जो थी वो जेन्युइन हैं और जो भी कंडीशंस 1 से 5 में ले डाउन हैं वो फुलफिल हो चुकी हैं. और एक बार वो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं तो बी में ऐसा लिखा है कि आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ, पीसीआईटी या सीआईटी जो भी एग्जाम्शन वाले हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद कि एक्टिविटीज़ जेन्युइन हैं और सारी की सारी जो कंडीशंस थी वो फुलफिल की जा चुकी हैं, अंडर आइटम बी का मतलब ये 1 to 5 जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल्ड हैं, तो वो एक करेंगे अप्रूवल देते हुए 5 साल के लिए. और अगर वो संतुष्ट नहीं है तो भी वो एक ऑर्डर करेंगे राइटिंग में उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हुए, एंड ऑल्सो कैंसिलिंग इट अप्रूवल. और अगर कोई अप्रूवल इसके पहले दिया था उन्होंने उसको कैंसिल करते हुए, और ये काम उनको आफ्टर अफोर्डिंग इट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी, अगर उनको कैंसिल करना है अप्रूवल तो he has to give a reasonable opportunity of being heard. कैंसिल करने के लिए एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी होगी, क्योंकि नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स में किसी के खिलाफ भी अगर हम कोई काम कर रहे हैं, एक अप्रूवल दिया उसको कैंसिल करने जा रहे हैं, तो वी मस्ट गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी. और उसके बाद इस प्रोवाइजो का जो थर्ड क्लॉज है वो कहता है एप्लीकेशन इज मेड, अगर एप्लीकेशन एनी अदर वाले में क्लॉज 4 में की गई, जहाँ पे प्रीवियस ईयर की 1 महीने पहले एप्लीकेशन करनी होती है, तो ही शैल पास एन ऑर्डर इन राइटिंग ग्रांटिंग इट अप्रूवल प्रोविजनली. तो जहाँ भी एप्लीकेशन आ गई तो उसको प्रोविजनल अप्रूवल देते हुए ऑर्डर करेंगे. ये 3 साल के लिए होगा और उस असेसमेंट ईयर से शुरू करेंगे उसको जिससे कि रजिस्ट्रेशन शुरू मांगा गया था. और इसकी कॉपी, एक ऑर्डर की कॉपी इंस्टीट्यूशन या फंड को भी भेज देंगे, क्योंकि प्रोविजनल अप्रूवल के एक ऑर्डर की कॉपी उसको भेज देंगे. एंड प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द ऑर्डर अंडर क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, और ये जितने भी ऑर्डर्स की बात हो रही है यहाँ पे क्लॉज 2 क्लॉज 3 वाले,
फर्स्ट प्रोवाइजो के तहत जो ये ऑर्डर्स हो रहे हैं, दे शैल बी पास्ड इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। और इन ऑर्डर्स का भी एक फॉर्म या प्रिस्क्राइब फॉर्म और प्रिस्क्राइब मैनर होगा। यानी ऐसा नहीं कि फॉर्म किसी भी रूप में ऑर्डर कर दिया, कोई प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर होगा। और ये इससे वो चीज़, वो जो प्रक्रिया है पूरी काफ़ी हद तक ऑटोमेट हो जाती है। और ये पास किया जाएगा बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 1 मंथ रिस्पेक्टिवली। 3 क्लॉज की यहाँ बात हो रही, क्लॉज 1, देन सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3। तो तीनों के लिए अलग अलग टाइम है, चूँकि डिपेंडिंग की क्योंकि कितनी जटिलता वाली चीज़ें हैं। जहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह मंगा रहे हैं वहाँ 6 महीने दिए हुए हैं, और जहाँ प्रोविजनल है तो वहाँ 1 महीने, बाकी 3 महीने। तो 3 महीने, 6 महीने या 1 महीने रिस्पेक्टिवली में ऑर्डर करना पड़ेगा। जो ये टाइम पीरियड है महीनों का, ये कैलकुलेट किया जाएगा उस मंथ के एंड से, जिस मंथ में एप्लीकेशन की गई है वहाँ से काउंट किया जाएगा। And provided also that the approval granted under second proviso shall apply to an institution of fund where the application is made under clause 1। ये भी प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे कि बशर्ते कि जो अप्रूवल ग्रांट किया जा रहा है under the second proviso shall apply to an institution of fund where the application is made under clause 1 of the first proviso from the assessment year from which approval was earlier granted to such institution। इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है अप्रूवल की, है तब से होगी जब वो, अगर क्लॉज 1 है तो क्योंकि अप्रूवल पहले ही दिया जा चुका था, तो जब अप्रूवल दिया जा चुका था वह तभी से ये अप्रूवल भी फिर से वैलिड होगा। यानी रेट्रोस्पेक्टिव अप्रूवल जो कि ऑलरेडी है अप्रूवल, और क्लॉज 3 में अगर है तो उस पहले असेसमेंट ईयर से शुरू करना होगा ये अप्रूवल, जिसके लिए उसको पहले अप्रूव किया जा रहा है। और कोई और अगर केस है तो फ्रॉम दैट असेसमेंट ईयर विच इज, जो कि फाइनेंशियल ईयर के बाद में आता है, जिसके लिए एप्लीकेशन, जिस फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेशन की जा रही है, इन विच सच एप्लीकेशन इज मेड। तो ये हो गया हमारे सारे कंडीशंस। और ये इम्पोर्टेंट है कि इतने सारे कंडीशंस यहाँ पे रखे गए हैं, जिनको अभी हमने आपके सामने रखा है। और ये सारे के सारे क्लॉज 6 के रिलेशन में, रिलेशन डोनेशंस मेड आफ्टर 31st डे ऑफ 92 to the institution of fund for the time being approved by the principal commissioner or commissioner, जो अप्रूवल देंगे कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर। उसके बाद आते हैं 5A पे, where a deduction under this section is claimed and allowed for any assessment year in respect of any sum specified in subsection 2, the sum in respect of which a deduction is so allowed shall not qualify for deduction under any other provision of this act। जिस राशि के लिए डिडक्शन यहाँ पे क्लेम या अलाउ कर लिया गया, उस राशि के लिए इस एक्ट के किसी प्रावधानों के तहत डिडक्शन नहीं मिलेगा। यानी एक से ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिल सकते हैं फॉर द सेम ईयर, मतलब कि सॉरी, और एनी अदर असेसमेंट ईयर, यानी कोई भी असेसमेंट ईयर में उसको दोबारा से डिडक्शन नहीं मिलेगा। 5B में क्या कहा जा रहा है? 5B में कह रहे हैं कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लॉज 2 ऑफ सबसेक्शन 5 एंड एक्सप्लेनेशन 3, an institution of fund which incurs expenditure during any previous year which is of a religious nature for an amount not exceeding 5% of its total income in that previous year shall be deemed to be an institution of fund to which the provision of this section apply। कि क्लॉज 3 जो है सबसेक्शन 5 का, सबसेक्शन 5 का क्लॉज 3, सबसेक्शन 5 का क्लॉज 3 कहता है कि ऐसा इंस्टीट्यूशन या फंड जो है वो किसी खास रिलीजियस कम्युनिटी या कास्ट के लिए के बेनिफिट के लिए एक्सप्रेस्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है
कि इस बात को मद्देनजर ना रखते हुए कि 5.2 में क्या कहा गया है या एक्सप्लेनेशन 3 में क्या क्या कहा गया है, कोई भी इंस्टीट्यूशन या फंड जो कि खर्चा करता है किसी भी प्रीवियस ईयर में, जो रिलीजियस नेचर का खर्चा है यानी धार्मिक खर्चा है, और एक अमाउंट जो 5% से ज़्यादा नहीं है उसके टोटल इनकम का, उतना खर्चा करता है रिलीजियस नेचर पे, तो उसको ये मान लिया जाएगा कि वो ऐसा इंस्टीट्यूशन या फंड है जिसपे कि इस सेक्शन के प्रावधान अप्लाई करेंगे, भले ही 5.2 में कुछ भी लिखा हो, यानी कि एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए या एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए एक्सप्रेस्ड भी है। लेकिन अगर वो 5% उसकी टोटल इनकम से ज़्यादा का खर्चा नहीं कर रहा रिलीजियस पर्पस के लिए, तो अगर एक रिलीजन के लिए भी कर रहा है तो भी इट इज़ ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मान लिया जाएगा कि वो इंस्टीट्यूशन या फंड जो है उस पर इस सेक्शन के प्रावधान अप्लाई करेंगे, यानी कि उसको डिडक्शन मिलेगा। Now, this section applies in relation to amounts referred to in clause D of subsection 2. Only if the trust or institution 2D जो है, जो अमाउंट्स 2D में रेफर्ड हैं, तो एक बार 2D को देख लेते हैं। तो 2D में है एनी सम्स व्हिच इज पेड फॉर द गुजरात अर्थक्वेक, उसके लिए 2D के एप्लीकेशन के लिए कुछ कंडीशंस लिखे हुए हैं यहाँ पे कि वो अप्रूव होगा 546 के तहत, सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेगा गुजरात के विक्टिम्स के रिलीफ के लिए, और जो भी डोनेशन किए जाएंगे वो गुजरात विक्टिम्स के लिए यूज़ किए जाएंगे 31 मार्च 2004 से पहले, और जो भी अमाउंट ऑफ डोनेशन अनयूटिलाइज रह जाएंगे वो ट्रांसफ़र कर दिए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में, और वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को रेंडर करेगा, नहीं देगा, सबमिट करेगा अथॉरिटी को, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को, जून 2004 से पहले। तो ये अर्थक्वेक जब आया था उसके सिलसिले में था। अब आते हैं 5D। No deduction shall be allowed under this section in respect of donation of any sum exceeding 2,000 rupees unless such sum is paid by any mode other than cash. यानी 2,000 रुपये तक का जो डोनेशन है वो कैश में दिया जा सकता है, लेकिन 2,000 से ज़्यादा का डोनेशन अगर कैश में दिया जाता है तो 80G में वो अलाउ नहीं होगा। और 5E उसके बाद एक सबसेक्शन आया है, ये 1/6/2020 से आया है, और इसमें ये कहा गया है कि ऑल एप्लीकेशन विच आर पेंडिंग बिफोर द कमिश्नर, जितनी भी एप्लीकेशन कमिश्नर के पास पेंडिंग है, ऑन विच नो ऑर्डर हैज बीन पास्ड अंडर क्लॉज 6 ऑफ सबसेक्शन 5, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं पास किया गया 5(6) के तहत, बिफोर द डेट ऑन विच दिस सबसेक्शन हैज कम इनटू फोर्स, जब ये सबसेक्शन फोर्स में आ गया उसके पहले अगर ऑर्डर नहीं पास हुआ, इट शैल बी डीम्ड टू बी एप्लीकेशंस मेड अंडर क्लॉज 4, तो ये मान लिया जाएगा कि जो भी एप्लीकेशन पहले पड़ी हुई थी जिस पे कोई ऑर्डर नहीं पास हुआ था, उन सारी एप्लीकेशंस को 5 सबसेक्शन 5 के फर्स्ट प्रोवाइजो की क्लॉज 4 के अंतर्गत फाइल किया गया मान लिया जाएगा, यानी उनको फिर दोबारा एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है जिन्होंने पहले ही एप्लीकेशन फाइल कर दी थी, और जो एप्लीकेशन पेंडिंग थी कमिश्नर के पास या कमिश्नर के सामने, तो ये उन लोगों को असुविधा ना हो जो ऑलरेडी एप्लीकेशन फाइल कर चुके हैं। वो ये कहेंगे भी हम तो एप्लीकेशन फाइल कर चुके हैं, तो फिर हमें दोबारा एप्लीकेशन फाइल करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, तो उनको सुविधा देने के लिए ये सबसेक्शन पे डाला गया। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन 1 पे। कोई भी इंस्टीट्यूशन या फंड जो कि एस्टैब्लिश किया गया है शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल ट्राइब्स के बेनिफिट के लिए, या वेमेन के बेनिफिट के लिए एंड चिल्ड्रन के बेनिफिट के लिए, shall not be deemed to be an institution or fund expressed to be for the benefit of religious community or caste। और इस तरह का प्रावधान 11 में भी है और 10 में 1023C में भी देखा होगा आपने।
कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन या फंड शेड्यूल्ड कास्ट के बेनिफिट के लिए है, या बैकवर्ड क्लासेस के बेनिफिट के लिए है, या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बेनिफिट के लिए, विमेन एंड चिल्ड्रन, तो ये पांचों जो कैटेगरीज हैं, ये कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी में नहीं आती हैं, या एक कास्ट मीनिंग ऑफ 5-3। हाँ, एक पर्टिकुलर कोई कास्ट है, सारी कास्ट नहीं है, या ये एक्सप्रेस कर दिया गया है कि इस पर्टिकुलर रिलीजन के लिए ही है, तब तो उसके मिसचिफ में आ जाएगा सेक्शन के। इसको मिसचिफ बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे जिस चीज़ को रोकने की कोशिश वो सेक्शन कर रहा है। एक्सप्लेनेशन 2, for the removal of doubts, it is hereby declared that the deduction to which the assessee is entitled in respect of any donation made to an institution or fund to which subsection 5 applies shall not be denied merely on either of the following grounds, namely कि जो डिडक्शन वैसे उसको मिल सकता है, जो भी डिडक्शन असेसी जिसके लिए एंटाइटल्ड है, उसको इस ग्राउंड पे, उस आधार पे डिनाई किया जाएगा, केवल महज कि डोनेशन मिलने के बाद एनी पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और फंड हैज बिकम चार्जेबल टू टैक्स, कि उसकी तो गलती नहीं थी, उसने जिस वक्त दिया उस वक्त तो अप्रूव था, और जो भी डोनेशन उसने दिया उसके डोनेशन को देने के बाद उस पर्टिकुलर फंड या इंस्टीट्यूशन का जो इनकम है कोई भी, वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाता है, क्योंकि उसने नॉन कंप्लायंस किया था 11-12 या 12A का, उस वजह से उसको बेनिफिट 80G का डिनाई नहीं होगा। That under clause C of subsection 1 of section 13, the exemption under 11 or 12 is denied to the institution or fund in relation to any income arising to it from any investment referred to in clause 13(2)(h). अगर 13(2)(h) में कोई इन्वेस्टमेंट करता है जो अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट है, और उस इन्वेस्टमेंट के गलत होने की वजह से अगर क्लॉज 13(1)(c) के तहत उसको कोई एग्जेम्पशन डिनाई हो रहा है, तो वो डिनाई नहीं किया जाएगा where the aggregate of the funds invested by it in a concern referred to in subclause H does not exceed 5% of the capital of that concern। जब तक कि ऐसा ना हो कि जिस कंसर्न में इन्वेस्टमेंट किया गया था, यानी जो डोनेशन दिया गया था, ये उसके कैपिटल के 5% से ज़्यादा ना हो, यानी मान लीजिए 5% कैपिटल से ज़्यादा का डोनेशन कर दिया गया, और ऐसे जो चर्च इंस्टीट्यूशन को किया जा रहा है, जो कि जिसको कि 11 या 12 बेनिफिट जो एग्जाम्शन है वो डिनाई हो रहा है अंडर क्लॉज 13(1)(c), तो इसमें ये थिंकिंग होती है कि जिस आदमी ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था वो जरूर उसके मैनेजमेंट के साथ मिला होगा, तो तब उसको अगर 5% से कम है तो ओके, अगर 5% से ज़्यादा है देन ही विल नॉट गेट दिस बेनिफिट। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2A आता है, और एक्सप्लेनेशन 2A में कहा गया है, और एक्सप्लेनेशन 2A में आपको बताना चाहता हूँ, ये भी 16/2020 से ऐड किया गया है, तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस एक्सप्लेनेशन आल्सो, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन है। और इसमें कहा गया एक्सप्लेनेशन 2A में, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, जब भी ये कहते हैं रिमूवल ऑफ डाउट्स, तो आप ये मान के चलिए इट इज अ क्लैरिफिकेटरी प्रोविजन, ये कोई डाउट को क्लियर कर रहा है। It is hereby declared that claim of the assessee for a deduction in respect of any donation made to an institution or fund to which the provisions of subsection 5 applies in the return of income for any assessment year filed by him shall be allowed on the basis of information relating to said donation furnished by the institution or fund to the prescribed income tax authority or the person authorized by such authority, subject to verification in accordance with the risk management strategy formulated by the board from time to time। यहाँ एक बात ये क्लियर करी जा रही है कि जैसे कि ऊपर दिया गया था कि ये जो इंस्टीट्यूशन या फंड है वो एक स्टेटमेंट फाइल करेगा, ये 1/6/2020 से एप्लीकेबल हो गया है कि ये जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या फंड है 80G में, वो स्टेटमेंट फाइल करेंगे विद इन प्रेस्क्राइब टाइम, प्रेस्क्राइब मैनर में, प्रेस्क्राइब फॉर्म में,
और जिस तरह से टीडीएस में होता है कि टीडीएस डिडक्टर स्टेटमेंट फाइल करता है और उसका वेरिफिकेशन किया जाता है रिटर्न के फाइल करने के टाइम, उसी तरह से यहाँ पर भी जो ये टीजी वाले इंस्टीट्यूशंस हैं या फंड्स हैं वो स्टेटमेंट फाइल करेंगे और उनके स्टेटमेंट से जब वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ उस व्यक्ति ने उतना डोनेशन दिया था, उस वेरिफिकेशन के आधार पे ही उसको क्रेडिट दिया जाएगा, उसको वो डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि क्लेम ऑफ द असेसी, असेसी की क्लेम किस बात की, डिडक्शन के लिए उस डोनेशन के रिस्पेक्ट में जो उसने इंस्टीट्यूशन या फंड को किया था। ओके, जिस डोनेशन के पर वो प्रोविजन सब सेक्शन 5 के अप्लाई हो रहे हैं, और जब वो एक क्लेम रिटर्न ऑफ इनकम में करता है किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए जो उसने फाइल किया थी रिटर्न, वो जो डिडक्शन है इट शैल बी अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो डिडक्शन शैल बी अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सेट डोनेशन, उस डोनेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है जो फर्निश की जाएगी उस इंस्टीट्यूशन या फंड के द्वारा टू द प्रेस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी, या उनके द्वारा जो भी प्रेस्क्राइब्ड या ऑथराइज पर्सन। और एंड ये कब किया जाएगा, इट विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, यानी वेरिफिकेशन होने के बाद, वेरिफिकेशन के अधीन। और ये जो वेरिफिकेशन है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के तहत जो बोर्ड ने फॉर्मुलेट की है कि हम इस तरह की डिडक्शन तभी देंगे जब हम उसको वेरीफाई कर लेंगे फ्रॉम द स्टेटमेंट, जिस तरह से टीडीएस का वेरिफिकेशन होता है। क्योंकि अल्टीमेटली चाहे टीडीएस हो चाहे वो डिडक्शन हो, इसमें हर जगह पे इसका इफेक्ट टैक्स पे आता है। तो ये 1/6/2020 के बाद ये प्रावधान भी आ गया कि जब भी कोई रिटर्न प्रोसेस होगी इसके बाद उस स्टेटमेंट से वेरिफिकेशन के बाद ही उसको वो क्लेम अलाउ होगा। Now explanation 3 says that in this section charitable purpose does not include any purpose, the whole or substantially the whole of which is of a religious nature. अगर पर्पस कंप्लीटली रिलीजियस ही है और कोई और वेलफेयर पर्पस नहीं है, होल ऑफ विच इज ऑफ ए रिलीजियस नेचर, पूरा पर्पस ही धार्मिक नेचर का है, धार्मिक प्रकृति का है, तब वो चैरिटेबल पर्पस में नहीं आएगा। ये बात यहाँ क्लियर की जा रही है। तो अगर किसी भी फंड या इंस्टीट्यूशन के इंस्ट्रूमेंट में जो क्लॉज है वो क्लॉजेज हैं वो उसमें ये लिखा हुआ है कि ये फंड या इंस्टीट्यूशन केवल रिलीजियस काम करेगा और उसके अलावा कोई और काम नहीं करेगा, देन ATG will not be applicable. And for the purpose of this section, इस सेक्शन के पर्पस से ये एक्सप्रेशन 4 में आ रहा है, कोई भी एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन कोई भी association or institution having as its object the control, supervision, regulation or encouragement in India of such games and sports, as the central government by notification the official gathered specify on this behalf shall be deemed to be an institution established in India for a charitable purpose. अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन है जिसका जो उद्देश्य है वो है नियंत्रण करना, सुपरविजन करना और संयमन करना या प्रोत्साहित करना इंडिया में ऐसे गेम्स को या स्पोर्ट्स को जिनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन से ऑफिशियल गैजेट में स्पेसिफाई किया हुआ है, तो ऐसा जो भी एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन है जिसका ऐसा उद्देश्य है वो मान लिया जाएगा कि वो ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि चैरिटेबल पर्पस के लिए एस्टैब्लिश हुआ। और उसके बाद फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज hereby declared that no deduction shall be allowed under this section in respect of any donation unless such donation is of the sum of money. तो यहाँ पे काइंड में जो डोनेशन देते हैं उस पर कोई डिडक्शन नहीं मिलता, केवल जो मनी वाली राशि है उस पर डिडक्शन मिलता है। तो इसके संबंध में जो रूल्स स्पेसिफाई किए गए हैं ATG से रिलेटेड रूल्स हैं, तो देयरफॉर वी हैव टू बी अवेयर ऑफ देम। और यहाँ 2 फॉर्म भी है, फॉर्म नंबर 10AA
जिसमें अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए है, और दूसरा 10G है। 10G फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ अप्रूवल टू द फंड और इंस्टीट्यूशन अंडर क्लॉज 5(6) ऑफ सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। 5(6) के तहत जो अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन देनी है उसका फॉर्म है, फॉर्मेट है, क्योंकि हमने कहा था प्रिस्क्राइब फॉर्मेट देगा वो। तो इसको एक बार फॉर्म को खोल के देखते हैं कि व्हाट इज गिवन इन दिस फॉर्म। मेरा स्क्रीन शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, तो थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। रूल 11AA के तहत ये फॉर्म नंबर 10G जो कि फाइल करना ज़रूरी होता है, और जो अभी फाइल किया जाएगा दोबारा से, जो ऑलरेडी अप्रूव फंड है उनको दोबारा से फाइल करने हैं, और जहाँ पर वो ऑलरेडी अप्रूव्ड है कोई माइंड अप्लाई किए बिना सीधे उनको अप्रूवल दे देना 5 ईयर्स के लिए। व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग इज वी आर जस्ट रिकॉर्डिंग इट। नाउ ऑफ कोर्स ये हमको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि उनका अप्रूवल पहले भी हुआ था। तो यहाँ पे फंड का नाम ऑटो पॉपुलेट होगा, यानी कि पैन जैसे ही डालेंगे फंड का नाम अपने आप आएगा, आगे एड्रेस वगैरह आएगा। उसके बाद क्या वो पब्लिक ट्रस्ट है कि नहीं है, और पब्लिक ट्रस्ट अगर है तो कौन से धारा के तहत वो कॉन्स्टिट्यूट, अगर वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है तो उसके बारे में भी यहाँ पे टिक करना है, मतलब एक को सिलेक्ट करना है यहाँ पे लीगल स्टेटस के लिए। और उसके बाद ये है कि इसमें पर्पस क्या है उसका, उनमें से वो सिलेक्ट करेगा। 4 यहाँ लिखे हैं पर्पस, 3 यहाँ, तो टोटल 7 पर्पस ऑलरेडी लिखे हैं। उसके बाद क्या वो कोई ट्रेड कॉमर्स बिजनेस कर रहा है या कोई एक्टिविटी ऐसे कर रहा है जो इससे जनरल पब्लिक यूटिलिटी बढ़ती हो। एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, जो कि 215 में चैरिटेबल पर्पस माना जाता है। ट्रस्ट के केस में उसका ऑथर, फाउंडर, सेटलर वगैरह कौन है, ट्रस्टीज कौन है, कौन सा वो प्रोविजन है जिसके तहत उसकी इनकम जो है वो इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, टोटल इनकम में नहीं होगी, क्या कहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, कौन से धारा के तहत, क्या वो प्रॉफिट्स एंड गेन्स डिराइव कर रहा है, व्हाट इज नेचर ऑफ बिजनेस, whether he maintains any separate books of accounts, whether donations which are received are for the purpose of the business or not। आपने देखा था कि अगर बिजनेस में यूज करेगा डोनेशंस को then the benefit will not be applicable to him। whether the instrument under which the institution or fund is constituted contains any provision for transfer application, मतलब जितनी भी कंडीशंस हमने वहाँ पे सेक्शन में दी है, देखी हैं, वो सब यहाँ पे इंक्लूडेड है। और उसके बाद यदि कोई डिमांड पेंडिंग है उसकी, कोई रिलीजियस एक्सपेंसेस अगर वो करता है तो वो क्या कौन से हैं, और क्या वो इररिवोकेबल ट्रस्ट है कि नहीं है। उसके बाद जो भी अप्रूवल उसको मिला था उसके डिटेल्स यहाँ पे देने हैं सेक्शन 11, 12 या 10 के तहत। और बाद में एक यहाँ पे वेरिफिकेशन का क्लॉज है, और उसमें क्या क्या अटैचमेंट लगाने हैं वो भी यहाँ मेंशन है कि वो इंस्ट्रूमेंट को मैं अटैच करेगा जिसके द्वारा बना है, कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ट्रस्ट डीड, रूल्स रेगुलेशंस भी शामिल हैं। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, अकाउंट्स बैलेंस शीट, एंड ऑर्डर ग्रांटिंग अप्रूवल जो पहले का है उसकी कॉपी, ऑर्डर ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन की कॉपी, ऑर्डर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन,
ऑर्डर कैंसिलिंग, वो सारे डिटेल्स मतलब देने हैं, और एक नोट देना है कि एप्लीकेंट की एक्टिविटीज़ क्या थी, और एनी अदर थिंग जो वट एवर यू वुड लाइक टू से। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन की जाएगी। और सेक्शन रूल 11AA में देखते हैं। ओके, सो रूल 11AA है, और 5/11/2019 से इसमें कुछ बदलाव आया है, अमेंडमेंट आया है, और इसको पढ़ते हैं कि रूल में क्या लिखा है। फॉर अप्रूवल अंडर क्लॉज 6 ऑफ सबसेक्शन 5 80G56 के तहत अप्रूवल के लिए जो इंस्टीट्यूशन या फंड है जिसको हम एप्लीकेंट कहेंगे, shall be required to file an application in form number 10G, और फॉर्म 10G में फाइल करेगा, which shall be verified by the person who is authorized to verify the return of income under section 140। उसका वेरिफिकेशन करके फाइल करेगा वो। 140 में वेरिफिकेशन का प्रोसीजर दिया हुआ है, जैसे रिटर्न के लिए होता है, और जिस प्रकार से एसएससी के लिए जो एप्लीकेबल प्रोसीजर है उस तरह से वेरीफाई करेगा। उसके बाद फॉर्म नंबर 10G शैल बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली। फॉर्म नंबर 10G को इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश करना होगा। ये जो फॉर्म है ये ऐसे नहीं जमा करना है, इट हैज़ टू बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली। पहले तो या तो अंडर डिजिटल सिग्नेचर देना है, अगर रिटर्न उसकी डिजिटल सिग्नेचर से फर्निश होनी है तो, क्योंकि कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके लिए अभी डिजिटल सिग्नेचर ज़रूरी नहीं है, जैसे कंपनीज वगैरह के लिए ज़रूरी है, या फिर वो ईवीसी के थ्रू, जो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड होता है जो कि आधार बेस्ड होता है। और उसके बाद सब सेक्शन 3, सब रूल 3 रादर, PDGIT systems and or the DGIT systems as the case may be shall lay down the data structure। वो डेटा स्ट्रक्चर बताएंगे कि फॉर्म जो 10G का है स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, उसके प्रोसीजर क्या होगा फर्निश करने का, वो सब बताएंगे, ले डाउन करेंगे। एंड शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी आर्काइवल। सिक्योरिटी मतलब उसको सेफ गार्ड करना, आर्काइवल मतलब सुरक्षित उसको स्टोर करना, एंड रिट्रीवल और वापस बाहर निकालना। सिक्योरिटी आर्काइवल एंड रिट्रीवल पॉलिसी इन रिलेशन टू द सेट फॉर्म, वो कौन निर्धारित करेंगे, वो डीजी सिस्टम्स निर्धारित करेंगे। Then PCIT or the CIT may call for such further documents or information from applicant। PCIT CIT further document मांग सकते हैं या ऐसी इंक्वायरीज कर सकते हैं जो उनको ज़रूरी समझते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए उसकी कि एप्लीकेंट की एक्टिविटीज़ जो थी वो जेन्युइन है। यानी PCIT या CIT को यहाँ पे पावर है कि वो इंक्वायरी कर सकते हैं। सेक्शन में जो ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं उनके लिए ये इंक्वायरी करने का नहीं दिया हुआ था, और रूल में यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि वो कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रूल और सेक्शन के बीच में देयर इज अ गैप, so wherever there is some gap like that then section will apply, where the PCIT or the CIT is satisfied that all the conditions laid down in clause 1 to 5 of subsection 5 of section 80G are fulfilled by the applicant, he shall record such satisfaction in writing and grant the approval. And where the PCIT or the CIT is satisfied that one or more of the conditions laid down in clause 1 to 5 of subsection 5 are not fulfilled, he shall record the reasons in writing and reject the application for approval after giving the applicant an opportunity of being heard। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट देना पड़ेगा। पुराना अगर अप्रूवल कैंसिल करना है तो भी अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट देना है, और एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी है तो भी अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट देना है as per this rule 11A6। The order granting approval under clause 80G56 or the order rejecting the application shall be passed within the period of 6 months from the end of the month in which such application was received। एप्लीकेशन रिसीव होने के 6 मंथ्स के अंदर इसको पास करना है।
ऑर्डर। सो चूंकि ये जो 11A रूल है दैट इज कम फ्रॉम 5/11/2019 और 1/6/2020 से देर इज अ डिफरेंट slightly different dispensation, so maybe it's possible that the form will may be revised and the rule may also need to be amended a little bit, but we are reading the rule as it stands now. पहले एक्चुअली डिजिटल नहीं था, अब ये डिजिटल एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट कर दिया गया है 2019 से, जो रूल 11A के तहत है, रूल 11AA के तहत किया गया है 5/11/2019 से। That is that is the rule 11 and उसके बाद हम आते हैं रूल 18AAA। रूल 18AAA में क्या लिखा हुआ है कि प्रिस्क्राइब अथॉरिटी फॉर अप्रूवल ऑफ यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस। तो यूनिवर्सिटी के अप्रूवल के लिए फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉज 3F ऑफ क्लॉज A ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 18 प्रिस्क्राइब अथॉरिटी यूनिवर्सिटी या नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के लिए नेशनल एमिनेंस के वो डीजी एग्जेम्पशंस हैं जो अप्रूवल देंगे विद द कंकरेंस ऑफ सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि जिसको राष्ट्रीय एमिनेंस का घोषित किया जाएगा इस धारा के तहत और ATG में अप्रूव किया जाएगा। सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी UGC का कंकरेंस होना चाहिए और अगर वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है तो उसके लिए DG एग्जाम्शन ग्रांट करेंगे, लेकिन वहाँ पे कंकरेंस होगा सेक्रेटरी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का। और ये ऑल इंडिया काउंसिल है जो वो एस्टेब्लिश की गई है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एक्ट के तहत 1987 UGC को एस्टेब्लिश किया गया था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 के तहत। सो दैट वाज 18AAA। अब आते हैं रूल 18QAA, 4 बार जो A है उसमें, और इसमें अर्थक्वेक के जो विक्टिम्स थे गुजरात के उनके लिए प्रावधान किया गया, क्योंकि ये तो काफ़ी पुराना हो गया तो इसलिए लेट अस स्किप इट। एंड 80 पेंटुप्लेट A, 5 बार A जहाँ पे आया है, guidelines for specifying an association or institution for the purpose of notification under clause C of clause subsection 2 of section 80G। तो जहाँ पे स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए बात की जा रही है तो उसके लिए गाइडलाइंस हैं कि इन स्पेसिफाइंग एन एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन फॉर नोटिफिकेशन अंडर ATG2C के नोटिफिकेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये सेटिस्फाई करेगी अपने आप को कि वो जो एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन है उसका ऑब्जेक्ट है कंट्रोल, सुपरविजन, रेगुलेशन, एनकरेजमेंट ऑफ गेम्स और स्पोर्ट्स, ऐसे गेम्स और स्पोर्ट जो कि नोटिफाइड है ATG एक्सप्रेशन 4 में, और उसके पास प्रूवन रिकॉर्ड है डेडिकेशन का टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गेम्स और प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स कम से कम 3 साल का, और ऐसा एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता अपनी इनकम को किसी भी प्रकार से अपने मेंबर्स को, सिवाय ग्रांट्स देने के किसी एसोसिएशन को या इंस्टीट्यूशन को जो उससे एफिलिएटेड है, और ऐसा एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन जो अमाउंट रिसीव करता है डोनेशन के लिए वो उसी पर्पस के लिए अप्लाई कर रहा है, यानी कि फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया और फॉर स्पोर्ट्स स्पॉन्सरिंग ऑफ गेम्स और स्पोर्ट्स। स्पॉन्सर करना का मतलब कि स्पॉन्सरिंग में बहुत सी चीज़ें आएंगी, उसको फंड करना, उसको करवाना, एडवर्टाइज कराना, बहुत सी चीज़ें आएंगी। Then the association or institution maintains regular accounts of its receipts and expenditure, अपना अकाउंट मेंटेन करता है, अपनी रिटर्न रेगुलरली फाइल करता है, और जो नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा
उसका shall have effect in relation to the assessment year not exceeding 3 assessment years. 3 साल के लिए उसका वो जो नोटिफिकेशन होगा वो वैलिड होगा commencing from the date on which such notification is issued. जिस डेट से वो नोटिफिकेशन इशू वहाँ से शुरू करते हुए. So with that we come to the end of section 80G, and this being a detailed discussion on section 80G, even if there are any doubts, please let us know and we'll clarify them. We come to the end of this session today, and